हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को डील्स करने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सो डोंट वरी गाइस, तुम्हारा भाई इस टॉपिक को सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेगा, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रा कर रखा है। यहाँ पर एक जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक गोलाकार संरचना दिख रही है, इसे हम ओवरी के नाम से जानते हैं। और इस ओवरी के अंदर हर एक महीने में एक ओवम बनकर तैयार हो जाता है और तैयार होकर इस ओवरी से निकलता है और निकलने के बाद जाकर फैलोपियन ट्यूब में रुक जाता है। और यहाँ पर रुकने के बाद यह अपना लाइफ पार्टनर का वेट करता है। इसका लाइफ पार्टनर कौन है? वही हमारा प्यारा सा स्पर्म। यदि उस समय इस फीमेल के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होता है तो इस एग को स्पर्म मिल जाता है और मिलने के बाद यह उस स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करके प्रेगनेंसी कर देती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे नहीं बढ़ता है। यदि उस समय कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ होता है तो इस एग को स्पर्म नहीं मिल पाती और स्पर्म न मिलने की वजह से इस एग को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा होने के बाद यह एग इस फैलोपियन ट्यूब से निकल जाती है और निकलने के बाद जाकर यूट्रस में रुक जाती है। और हम जानते हैं यूट्रस के अंदर एक लाइन होता है एंडोमेट्रियम लाइन, और ये लाइन धीरे धीरे टूटने लगती है और टूटने से जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग के साथ यह अनफर्टिलाइज्ड एग वेजाइना से होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड के नाम से जानते हैं। अब ये लाइन क्यों टूटती है, इसका जवाब हम आगे देने वाले हैं। पहले हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, जिसे मीनार कहते हैं। और ये लगातार 40 से 50 वर्ष की उम्र में होते रहता है। इस 40 से 50 साल के बाद यह मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, जिसे मेनोपॉज कहा जाता है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग को मीनार कहते हैं और इसका जो एंडिंग टाइम है, रुकने वाला टाइम है, उसको हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 से 29 डेज का होता है और इन दिनों में फीमेल के बॉडी में काफ़ी चेंजिंग होती है। अब हम उस चेंजिंग को देख लेते हैं। पहले यहाँ पर चेंजिंग की बात की जा रही है तो यहाँ पर देख ले, फीमेल के बॉडी में दो ही जगह चेंजिंग होती है, यूट्रस के अंदर और ओवरी के अंदर। पहले हम यूट्रस के अंदर की चेंजिंग देखते हैं। उसको देखने से पहले आप एक बात जान लें, मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 भागों में बांटा गया है, 4 फेज के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला फेज मेंस्ट्रुएशन फेज है, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओवुलेटरी फेज और चौथा ल्यूटियर फेज। जिसमें से पहला फेज मेंस्ट्रुएशन फेज होता है 1 से लेकर 5 दिन का। इस फेज में एक होता क्या है, ये जो एंडोमेट्रियम लाइन है ये धीरे धीरे क्या होती है, टूटने लगती है। जैसा कि मैंने बताया वहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइन टूटती है जिससे ब्लीडिंग होता है। अब ये लाइन टूटती क्यों है, तो यहाँ पर मैंने 2 हार्मोन बना रखा है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। यहाँ पर 1 से लेकर 5 दिन तक इन दोनों हार्मोन का लेवल एकदम ही कम है और इन दोनों हार्मोन के लेवल कम होने की वजह से ये एंडोमेट्रियम लाइन क्या होती है, टूटने लगती है और ब्लीडिंग होता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन फेज के नाम से जानते हैं। और ये ब्लीडिंग 1 से लेकर 5 दिन तक होता है, किसी किसी फीमेल में अधिक भी हो जाता है। और हर एक ब्लीडिंग के दौरान फीमेल के बॉडी से 20 ml ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है। अब अगला फेज है फॉलिकुलर फेज, जो कि 6 से लेकर 13 दिन के बीच होता है। इस फेज को समझने से पहले हम कुछ हार्मोन का बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस एक तरह का ब्रेन है और यह जो कभी 2 रोल देता है, ब्रेन का भी रोल देता है और कभी कभी ग्रंथि का भी रोल देता है। यहाँ पर हमको ग्रंथि का रोल देखना है। ये जो हाइपोथैलेमस होता है GnRH को रिलीज करता है। GnRH का पूरा नाम होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और यह GnRH आकर पिट्यूटरी ग्रंथि पर एक्ट करता है और बोलता है भैया हार्मोन को बना दीजिए, हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे बढ़ाना है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है 2 हार्मोन बना देती है, FSH और LH हार्मोन। यहाँ पर मैंने रेड कलर से FSH को डिनोट किया है और ब्लू कलर से यहाँ पर मैंने LH हार्मोन को डिनोट किया है। अब इस FSH का फंक्शन क्या होता है, तो जैसा कि इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन फॉलिकल को डेवलपमेंट होने के लिए स्टिमुलेट करता है। प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में बदलता है, सेकेंडरी फॉलिकल को टर्शियरी फॉलिकल में और टर्शियरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में बदलने का काम करता है।
अभी जितने फॉलिकल बने हुए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियल, ये सभी के सभी फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करने लगते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है इस एंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन करना। तो छठे दिन से आप देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन यहाँ पर सिक्रीट हो चुका है, तो इसका लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होने की वजह से यह एंडोमेट्रियम जो लाइन है फिर से बनना स्टार्ट हो गया है। यदि हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन का, तो ये दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे खास दिन होता है। इस दिन एलएच हार्मोन का जो लेवल होता है अपने टॉप पोजीशन पर होता है, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। और इस एलएच सर्ज की वजह से इस ग्राफियन फॉलिकल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वह बुरा प्रभाव क्या होता है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और फटने के बाद एग को रिलीज कर देता है। इस एग को रिलीजिंग होने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहा जाता है। और ये जो ओवुलेशन जिस फेज में होता है उस फेज को ओवुलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। और ओवुलेशन के दौरान हमेशा और हमेशा सेकेंडरी oocyte ही बाहर निकलता है, लेकिन हम यहाँ पर सेकेंडरी oocyte को सिंपल वे में क्या बोल रहे हैं, एग बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। ओवुलेशन के दौरान हमेशा सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है और ओवुलेशन हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है। यदि हम बात करें प्रेगनेंसी का, तो प्रेगनेंसी के लिए दो चीज़ों का होना बेहद जरूरी है। पहला एग और दूसरा स्पर्म। एक चीज़ तो हमको यहाँ पर मिल गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन एग। यदि हम इस दिन फीमेल के बॉडी में स्पर्म का एंट्री करा दे तो इस कंडीशन में क्या होगा, वह स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर देगी और फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पर प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो क्या केवल एक ही ऐसा दिन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सकता है? तो नहीं, और भी कुछ ऐसे दिन हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस अधिक होती है। अब हम उस दिन को देखते हैं। यहाँ पर डे 14 को क्या हुआ है, एग आकर रिलीज हो गई है। तो ये 14 का तो फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस होता ही है, लेकिन यदि हम बात करें ओवम का चाहे एग का लाइफ टाइम का, तो इसका लाइफ टाइम होता है 24 आवर। 24 आवर, ये 24 आवर के बाद क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। यानी कि अगले एक दिन और जीवित रह सकती है। यानी कि जो स्पर्म 15 को भी आएगा वह भी स्पर्म क्या कर सकता है, इस एग को फर्टिलाइज कर सकता है। यदि हम मान लें कि ओवुलेशन 14 को न होकर 15 को हो रहा है, तो एक दिन और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो 16 को भी स्पर्म आएगा वो भी क्या कर सकता है, इस एग को फर्टिलाइज कर सकता है। और सेफ्टी के लिए हम एक दिन आगे भी बढ़ा लेते हैं 17। ये जो आगे का दिन है, ये आगे का दिन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी के लिए। अब हम थोड़ा पीछे की बात करें, पीछे के दिन जाने से पहले हम बात करेंगे स्पर्म का लाइफ टाइम का। स्पर्म का लाइफ टाइम 48 घंटे का होता है। मतलब यह 2 दिन क्या होता है, जीवित रहता है। यानी कि 2 दिन पहले जो स्पर्म आया होगा वो भी स्पर्म क्या कर सकता है, इस एग को फर्टिलाइज कर सकता है। मतलब जो स्पर्म 12 को आया होगा वो भी इस एग को फर्टिलाइज कर सकता है, जो 13 को आया होगा वो भी इस एग को फर्टिलाइज कर सकता है। सेफ्टी के लिए एक दिन हम पीछे भी ले लेते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये ऐसे दिन हैं, इन दिनों में फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस 90% से भी अधिक होती है। और इन सभी दिनों में से जो 14वां दिन होता है, इस दिन तो प्रेगनेंसी का 99% चांसेस होता है। सो डियर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड लोग, लिसन टू केयरफुली। है में कैला लो तो गैला लो, क्योंकि ये जो फेज होता है ना प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि इस समय कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए तो प्रेगनेंसी होने की चांसेस मतलब एकदम प्रेगनेंसी क्या फिक्स ही है। सपोज हम मान लें कि इन दिनों में फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी हो गया है, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, यहीं पर रुक जाएगा। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है, यह एक पीले रंग का अंतःस्त्रावी ग्रंथि में चेंज हो जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और यह कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है। मेनली प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है, थोड़ी सी अमाउंट में एस्ट्रोजन को भी सिक्रीट करता है। अभी ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इसका फंक्शन क्या है, जैसे मैंने पहले ही बता चुका है कि यहाँ पर इन दोनों का काम है इंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना। अब ये प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे इंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके आगे बढ़ाने लगती है। और ये प्रोजेस्टेरोन इस इंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन करता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रेगनेंसी हुई है, इससे जो एम्ब्रियो बना होगा उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने के लिए इस इंडोमेट्रियम लाइन का होना बेहद जरूरी है। इस वजह से यह प्रोजेस्टेरोन फिर से इंडोमेट्रियम लाइन को बनाने लगता है, जिससे क्या हो, प्रेगनेंसी
मेंटेन हो सके, और इस वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। आप कभी सुने होंगे कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और कुछ समय के बाद उसका प्रेगनेंसी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसके पीछे एक कारण है कि उस फीमेल के बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी कम होता है, और इस हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से उसका जो बच्चा होता है उस बच्चे को सही से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। प्रोटेक्शन सही से नहीं मिलने की वजह से उसका बच्चा क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे प्रेगनेंसी हो जाएगी तब क्या होगा। यदि सपोज मान लें कि इन सभी दिन में भी प्रेगनेंसी क्या हो नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है आगे चलकर कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है। और हम जानते हैं कि कॉर्पस एल्बिकेंस किसी भी तरह का हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करता है, और जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। जब डाउन होगा तब जानते हैं कि इंट्रोमीडिएट लाइन क्या होगा, धीरे धीरे टूटने लगेगा। फिर से अगले दिन से यह प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन फेज का स्टार्ट हो जाएगा, फिर यह लाइन टूटेगी, मेंस्ट्रुएशन होगा, और टूटने के बाद फिर यह फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, और ये फिर जो प्रोसेस है लगातार आगे बढ़ते रहती है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस किया। उम्मीद है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। जब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स अ लॉट।